सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ऐसे हंसता हुआ चेहरा देखकर ही ऐसे खिल उठते हैं हम लोग। एक बार फिर से आत्म जागृति परिवार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम सर। वेलकम सर। हमारे आत्म जागृति परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपका बुलाने के लिए। आप सुनने चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस बात की खुशी है। और जब आप सुनने को तैयार हो तो मैं ऐसे टॉपिक उठाना चाहता हूं जो थोड़े गहराई वाले। क्या है आज का टॉपिक? सर चेतना और दिमाग में क्या रिलेशन होता है वो। इज कॉन्शियसनेस डिपेंडेंट ऑन ब्रेन? तो कॉन्शियसनेस ब्रेन पे डिपेंडेंट है? यस, तो ये एक सवाल के रूप में है। यस। तो इस सवाल का जवाब अगर कोई देना चाहे, कुछ बोलना चाहे, तो क्या आपको लगता है, क्या हमारी चेतना ब्रेन पर निर्भर है? कोई कुछ बोलना चाहे इस तथ्य पर तो बात कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको ये टॉपिक कितना समझ में आ रहा है, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या। देखते हैं क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब, सुनेंगे, इस माइंडसेट से आए हैं। तो बोलूं मैं थोड़ा सा? हाँ बोलिए। सर, कॉन्शियसनेस ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ब्रेन कॉन्शियसनेस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो सब जगह है ना। कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, प्राइमरी। तो ब्रेन जो है दैट इज एन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वी कैन से दैट। और कॉन्शियसनेस तो सब जगह ही है। हम जो हैं, हु एंड व्हाट वी आर इज कॉन्शियसनेस। तब ऐसा मेरे द्वारा समझा गया। परफेक्ट, बहुत अच्छा समझा गया, बहुत सही समझा गया। अभी तक जितनी बातें आपने सुनी है, समझी है, उसमें आपने बहुत परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल है जैसे, बट कॉन्शियसनेस उसके अलावा अपनी सोल से कनेक्टेड है, अपनी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खास करके। सब ब्रेन तो एक फिजिकल लेवल की जो कॉन्शियसनेस होती है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है ब्रेन। और उसका काम यह है कि वो कॉन्शियसनेस को हमें परसीव करवा सके। शारीरिक लेवल पे के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है कि हम कॉन्शियसनेस को समझ सके, परसीव कर सके, कॉन्शियसनेस से को लेके अवेयर रह सके। तो ये कॉन्शियसनेस कहाँ होता है? जो लोग अभी तक बोल चुके हैं उसमें से, उसके अलावा कुछ अगर दूसरे लोग बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है हाँ, कि मन जो है वो कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, ना कि दिमाग। अच्छा। तो क्योंकि मन में ऐसा लगता है कि उसमें उससे चेतना आगे बढ़ रही है, वो अवरोधक भी होता है, उसको हमें नियंत्रित भी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बाहरी चीजों से इतना जुड़ा होता है। जब हम अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हमें मन नियंत्रित करना है, तो मन से कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। सवाल है, ये चेतना कहाँ है? वेयर इज दिस कॉन्शियसनेस लोकेटेड? सर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है? ये भी सर पार्ट ऑफ माइंड ही है, मतलब एक आपसे आप भी ये इसमें सुना है कि एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है।
सबकॉन्शियस माइंड में हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो सब डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे रियलिटी बन जाती है। ठीक है, that's fine. Where is this mind? Or where is this subconscious mind? क्या ये चेतना या फिर माइंड हमारे ब्रेन में है? मुश्किल कितनों सा को लगता है कि चेतना हमारे ब्रेन में है? अगर आपको चेतना और ब्रेन से रिलेटेड बातें कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं फ्रीली। क्या ये चेतना ब्रेन में है? चेतना कहाँ है? सर आपके साथ एक जो बुक का किया था लैरी डॉसी का वन हाँ। माइंड, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल था हाँ, कि चेतना बेसिकली ब्रेन के अंदर नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ब्रेन एक टीवी स्टेशन का एग्जाम्पल था कि वो एक रेडियो की तरह रिसीव करती है उसको, और उसके बाद बॉडी में उसको मतलब उसका बेसिकली एक रिसीवर का काम करती है। yes. तो वो बहुत एक अच्छा एनालॉजी थी कॉन्शियसनेस की और ब्रेन की। बहुत अच्छी तरह से याद रखा है तुमने सुकृत। वो वन माइंड बुक, वो बुक बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा हम अध्यात्म में आ गए हैं। कोई और कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, कॉन्शियसनेस इज इन our whole body, in each and every part on spiritual level. Only जागृता से रहेंगे तो उस क्षण को, उस जगह of the part of the body को समझ सकेंगे। सर कॉन्शियसनेस तो हर ही चीज है, हर चीज कॉन्शियसनेस ही है, हाँ, उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस है। तो जो हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे जैसे कि जो एक लिविंग बीइंग होता है, उसके जो 7 शरीर होते हैं, तो उसमें जो जैसे मनोमय शरीर जो होता है, वो मेन हमारा माइंड वाली कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो वो हुई। और जो ब्रेन है वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे कॉन्शियसनेस है, जो कि उस मनोमय लेवल की जो कॉन्शियसनेस होती है उसको परसीव करने में हेल्प करता है। नहीं, शुरुआत में सही हम चल रहे थे, फिर बाद में लग खा गए। सर कॉन्शियसनेस तो सब जगह ही है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है। यस, हमें यह बात समझनी है। और इसके लिए एक स्टोरी आप याद रखिए। एक बार एक विद्वान गुरुकुल से कई सारे शास्त्र उपनिषद पढ़ के लौटता था। कहीं रात शाम हो गई, कहीं रुका, तो वहां पर कहीं पर कोई बच्ची लाइट जला रही थी। तो उससे थोड़ा सा उसको मस्खरी करने का सोचा। उसने वो लाइट बुझा दी और बताओ ये ज्योति कहाँ गई? तो वो तो उसने बोला जहां से आई थी वहीं चली गई। ये पहले बताओ ये आई कहां से थी? तो कॉन्शसनेस को कहां से आई है या कहां जाती है या कहां लोकेटेड है, ये कहना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कोई एक जगह लोकेटेड नहीं है। हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरी नाक यहाँ है, मेरे चेहरे पे मेरी नाक है, कान मेरे सिर के किनारे है, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन चेतना के लिए नहीं बोल सकते। यह बात अध्यात्म में आकर हमें समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइंस की तरफ जाएंगे, खासकर थोड़ा सा मेडिकल साइंस की तरफ जाएंगे, तो उधर बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट चल रहा है। ये जो चेतना है, कॉन्शसनेस है, ये ब्रेन के कारण है। अगर ब्रेन किसी का काम नहीं कर रहा तो फिर कहते हैं कि अब ये पर्सन का लाइफ खत्म है। ऐसा नहीं है। जो साइंस की या मेडिकल साइंस की कई सारी दिक्कतें हैं, उसमें से एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है कॉन्शसनेस का। कॉन्शसनेस के प्रेजेंस को तो थोड़ा थोड़ा
स्वीकार कर रहे हैं और वो भी मजबूरी में करना पड़ रहा है फिजिक्स के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट के कारण। क्या अंतर है मशीन में और इंसान में? वो अंतर कॉन्शियसनेस का है। टेक्नोलॉजी इतनी इतनी फास्ट गति से डेवलप हो रही है। अभी फेसबुक का नाम बदल के क्या हुआ सुकृत, पता है? फेसबुक ने नाम चेंज, हाँ, तो ये जो मेटावर्स है, जो वेब3 है, ये जब आएगा आपके और वो आप और सरप्राइज हो जाएंगे, कितना कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत तेज गति से साइंस बदल रहा है, लेकिन हमारी सोच नहीं बदल रही है, हमारी समझ नहीं बदल रही है। हाँ, अगर हम अध्यात्म में उतर चुके हों तब अलग बात है, लेकिन अगर अध्यात्म में हम नहीं उतरे हों, अगर कॉन्शियसनेस में हमने अपना पैर नहीं डाला हो, समझने का वाला पैर, कोई फिजिकल पैर की बात नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजन है और बहुत डिबेट है, बहुत लड़ाई है। मेडिकल साइंस में, मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में, और जो थोड़ा सा ये कॉन्शियसनेस, क्वांटम फिजिक्स को समझ रहे हैं, तो मेडिकल वाले यही बोलेंगे कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन में। ऐसा नहीं है, कॉन्शियसनेस ब्रेन में नहीं है। तो हमें अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। हम जो हैं, हम क्या हैं? हम जो भी हैं, हमारा होना शरीर पर या शरीर के अंग, पार्ट, ब्रेन पर निर्भर नहीं करता। शरीर है, नहीं है, हम जितने हैं उतने ही रहते। शरीर के छूटने से, यानी कि सो कॉल्ड डेथ होने से, हम इंच मात्र भी कम नहीं होते। डेथ पर बहुत स्टडी हो रही है, और जहां पे प्रॉपर स्टडी की जाए तो हैरान है जो अनुभव आ रहे हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस, मरने के बाद जिन लोगों ने आकर खबर दी है, शरीर छूटने के बाद जो हमारे होनेपन का एहसास है उसमें कोई कमी नहीं आती, बल्कि और हम बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम लिमिटेड थे, फिजिकल बॉडी में लिमिटेड परसेप्शन, लिमिटेड हमारा कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस हो पाता है। डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ जो है, खुद को जानने के लिए, कॉन्शियसनेस को जानने के लिए बहुत जरूरी बात है। अगर हम खुद को जानना चाहते हैं तो हमें मृत्यु के बाद क्या होता है वो हमें जानने की जरूरत है। देयर इज अ वंडरफुल मूवी कॉल्ड एस्ट्रल सिटी, वो सब टाइटल में है, आपको देखना चाहिए अगर आप मृत्यु को समझना चाहते हैं तो, अगर आप कॉन्शियसनेस को समझना चाहते हैं तो। और कॉन्शियसनेस को समझे बिना, मृत्यु को समझे बिना अध्यात्म में आगे बढ़ना असंभव है। हमारे पास, हम डॉक्टर को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, सोसाइटी तो मानती है। थोड़ा सा पीएसएम में बात आती है डॉक्टर पर निर्भर नहीं रहो, तो शायद थोड़ा सा बुद्धि खुल रहा है। नहीं तो जो डॉक्टर बोले, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर भगवान होता है। डॉक्टर भगवान जो बोले हम पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। तो मेडिकल साइंस में ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना और ब्रेन का कनेक्शन। वहां पर कह रहे हैं वो कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन के कारण है। अगर ब्रेन की बीमारी हो गई तो कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और इस पे
जो डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं बुक का फोटो, रेमंड मूडी और ब्रूस ग्रेशन, अगर आप वो थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके पास ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें पहुंचेंगी। डॉक्टर ब्रूस ग्रेशन जो है अपने एक टॉक में बताते हैं, कई सारी हमारे पास स्टोरी उपलब्ध है। थोड़ा सुकृत ने कॉन्शसनेस अनबाउंड बुक पढ़ ली है, कभी इस पे सेशन होना चाहिए कॉन्शसनेस अनबाउंड पे, थोड़ा सा हुआ था। तो ब्रूस ग्रेशन ने डेथ एक्सपीरियंस के बहुत सारी इंटरेस्टिंग केस स्टोरीज बताई हुई है। एक बार ऐसा हुआ कि एक नर्स ने डिप्रेशन में नींद की कई सारी गोलियां खा ली। ये सब सच्ची कहानी है। डॉक्टर ब्रूस ग्रेशन के आफ्टर में आप पढ़ सकते हैं, क्या उनके टॉक में सुन सकते हैं। अब नींद की कई सारी गोलियां खा लेंगी तो हेलुसिनेशन शुरू हो गया, उसको अजीब अजीब बीइंग्स दिखने लगे। अब वो परेशान है। फिर ऐसा हुआ कि वो आउट ऑफ बॉडी हो गई। आउट ऑफ बॉडी होने के बाद वो शरीर के पीछे भी है और शरीर से ऊपर भी है। मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट हमने थोड़ा बहुत तो सुना है, थैंक्स टू सेठ। वैसे समझा कितना है वो अलग बात है, सुन तो नाम तो सुन लिया है। वी आर नॉट लिमिटेड टू वन स्पेस, वन लोकेलिटी। चूंकि फिजिकल रिलम में यही कंसेप्ट इतना ज्यादा है कि हम उसी को पकड़े रहते हैं। डेथ एक्सपीरियंस पे वो लूसी मूवी देखी होगी, उसमें ऐसा सीन आता है ना कि वो अभी यहाँ है और पल में कहीं और का एक्सपीरियंस ले रही है, और नेक्स्ट मोमेंट में माँ के पास पहुंच जा रही है। हम एक जगह लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये फिजिकल रियलिटी में परसेप्शन इतना ज्यादा हमारा स्ट्रांग हो जाता है कि हम उसी को पूरी तरह से सच मान लगते हैं। जो मरने के बाद हो रहा है, अगर आप जीरो कंडीशनिंग के साथ जिए, ये कंडीशनिंग कि वी आर बॉडी, वी आर ब्रेन, वी आर लोकेटेड, वी आर लिमिटेड, तो फिर मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस भी लिमिट हो जाती है। यू आर नॉट लिमिटेड, यू कैन बी एट मल्टीपल प्लेसेस एट ए टाइम। अभी अब जब मैं ये बातें बोलूं तो ये फिक्शन जैसी बातें बहुत लोगों को लगेंगी, साइंस फिक्शन में जो होता है नहीं, या फिर माइथोलॉजी में कि वो भगवान कई जगह प्रकट हो गए। लेकिन हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी तो सुना है कि एक ही संत दो जगह प्रकट हो जाते हैं। तो हम वहां पर योग में हम सिद्धि कह देते हैं। डेथ एक्सपीरियंस के बाद ये बहुतों का एक्सपीरियंस रहा है। तो वो जो नर्स है जिसने कई सारी नींद की गोलियां खा ली, उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशन में उसको अलग अलग बीइंग्स नजर आ रहे हैं। फिर वो आउट ऑफ बॉडी हो गई, अपने आप को पीछे से भी देख रही है और ऊपर से भी देख रही है। फिर उसने ये भी देखा कि उसका जो ब्रेन है वो हेलुसिनेट कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें मिल जाती हैं जब हम डेथ एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं। तो ऐसा हमें अपने ध्यान में भी हो सकता है, बस हम अपने तरफ से कोई कंडीशनिंग ना रखें। हम अलग अलग कंडीशनिंग लगा के रखते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। किसी भी अपने मेडिटेशन के विजन पर शक ना करें, बस आप उसको लिखें और कोई कॉम्पिटेंट इनफ, सीनियर इनफ मास्टर मिलता है तो उसके साथ आप बात करें, अगर आपको लगता है बात करने की जरूरत है तो। नहीं तो लिखे तो जरूर।
मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस में बहुत कुछ हम अभी नहीं जानते। कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड टू ब्रेन, नॉट लिमिटेड टू वन प्लेस। हमें डेथ को समझने की जरूरत है। जब डेथ होता है उसके बाद क्या होता है? किसी को पता है अभी यहाँ पर मरने के बाद क्या होता है? हम प्लानिंग करते हैं अगले करियर में क्या करना है, अगले साल क्या करना है, मैरिज के लिए क्या करना है। फिजिकल लाइफ में हम प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट अबाउट कॉस्मिक लाइफ? प्लानिंग हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमको लगता है कि वो तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप उतना ही होगा जो बाय चांस होगा। अगर हम समझना शुरू करेंगे, डेथ के बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ रिव्यू। अपने जीवन को हम देखते हैं। अपने जीवन में ये रूटीन बनाएं कि अपने लाइफ का रिव्यू करने की आदत डालें, जिसको कहा गया है चिंतन। अगर हम चिंतन नहीं करते हैं तो चिंता आती है। चिंतन करते हैं तो क्या चिंतन करते हैं? जो जीवन में मैं जी रही हूं, जो मैं कर रही हूं, वो क्या आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ परफेक्ट है? जितना आप दे सकते हैं, जितना आप प्रेम दे सकते हैं, उतना आप दे रहे हैं? या कहीं पर कभी कभी जजमेंट आ जाता है, कहीं कहीं पर लेजीनेस आ जाता है, कहीं कहीं पर कंप्लेन आ जाता है। लेजीनेस, कंप्लेन, जजमेंट, इन सभी को हम कम करते जाएं और प्रेम को बढ़ाते जाएं। लाइफ रिव्यू करना हम सीखें, आदत डालें, तो हमारा मरणोपरांत जीवन भी खूबसूरत होगा और मरने से पहले भी हमारा जीवन खूबसूरत हो जाएगा। आपके लिमिटेशन खत्म हो जाएंगे। कोई लिमिटेशन नहीं है कॉन्शियसनेस के ऊपर। कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड टू ब्रेन। ये मेडिकल साइंस में आपको बताया जाएगा। कभी किसी डॉक्टर से, जो मेडिकल पैराडाइम से पढ़े लिखे एक्सपर्ट हैं, उनकी लैंग्वेज में जब सुनेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन रहेगा। आपको ये पहचानना सीखना है कि किसकी बात कहां से निकल रही है, किसकी अंडरस्टैंडिंग से निकल रही है। और बात भी बहुत कम निकल रही है। बहुत कम के लोग कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो कभी भी कहीं भी कॉन्शियसनेस वर्ड आए तो बिल्कुल अपने दोनों कान खड़े करके सुने क्या बात हो रही है, क्या बताया जा रहा है। मेडिकल साइंस में तो माइंड की भी बात नहीं है। माइंड और कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस इज मोर डीप। माइंड जो है वो हमारे अभी कुछ सालों का कलेक्शन है, अनुभव है, और थोड़ा बहुत पास्ट लाइफ का है। लेकिन सिर्फ हम पास्ट लाइफ के नहीं बने। वी आर इटर्नल। इटर्निटी की बातें माइंड में नहीं हो सकती। इटर्निटी में कंडीशनिंग की बातें हो सकती हैं, एक्सपीरियंस की बातें हो सकती हैं। वी आर मच मोर देन व्हाट एवर वी एक्सपीरियंस। तो माइंड से ज्यादा गहरा है कॉन्शियसनेस। चेतना, जो पहले मैं यहां पर आया हूं तो चेतना के 5 फेज बताए थे। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। तो जो आप जब तक बीटा में रहेंगे, अल्फा में रहेंगे, आप माइंड लेवल पे रहेंगे। थीटा से थोड़ा थोड़ा माइंड में भी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा माइंड के बियॉन्ड भी जाएंगे। और डेल्टा में और गामा में आप टोटली माइंड के बियॉन्ड है।
कॉन्शसनेस माइनस माइंड जो आ सकता है, अभी हमें उसका कुछ भी अंदाजा नहीं है, वो डेल्टा और गामा में आएगा। उसमें जो भी है कॉन्शसनेस माइनस माइंड, उसमें लव तो प्रोमिनेंट रहेगा, प्रेम। जितना आप अधिक से अधिक प्रेम दे सकते हैं, तो हिसाब किताब करके प्रेम ना दे, प्रेम सबको दे। और जितना प्रेम देना आप सीखेंगे, उतना आप गामा लेवल पे बढ़ सकते हैं। सर्विस, सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ फॉर लिविंग इन गामा कॉन्शियसनेस, फॉर ट्रांसेंडिंग द लिमिटेशन ऑफ अर्थ कॉन्शियसनेस। नहीं तो हम अर्थ बॉडी तक ही रह जाएंगे। अगर हमने सर्विस करना नहीं सीखा है, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, एक्स्ट्रा बॉडी लाइफ, हम सिर्फ बॉडी में नहीं है, बॉडी में तो हमारा सिर्फ 10% है। पता नहीं एग्जैक्ट अभी कितना है, कहीं पर 1% आता है, कहीं पे 10% आता है, कहीं पर 30% भी लिखा होता है। ये मेजर कैसे किया जाए? तो 100% तो नहीं है हम अपने बॉडी में। तो जो 90% है, अगर हम 10% लेके चले, तो जो 90% है, वो 90% खुलना संभव है अगर हमारे जीवन में सर्विस नहीं आता तो, अनकंडीशनल लव नहीं आता तो। उसके बाद ही वो खुलना शुरू होगा। वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट ब्रेन। तो माइंड और कॉन्शियसनेस दोनों ही, वो कहीं एक जगह लोकेटेड नहीं है। जब लेकिन वो बहुत सारी किताबों में आपको ये बात नहीं मिलेगी। ये कोई किताब भी है तो उसको किसी बंदे ने लिखा है। अब वो बंदा जितना मैच्योर हो, जितना इवॉल्व हो, वैसी बातें लिखी होंगी। अगर किताब में रेफरेंस मिल गया किसी स्कॉलर का, किसी डॉक्टर का, किसी पीएचडी का, तो जरूरी है कि वही सिर्फ एकमात्र तथ्य हो या सत्य हो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमने किताब देखी, बहुत जगह चल रही है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बचपन की और पास्ट लाइफ की प्लानिंग की कंडीशनिंग है। बियॉन्ड सबकॉन्शियस देयर सुपर कॉन्शियस, जिसके लिए आता है समाधि, जिसके लिए आता है तुरीय। सबकॉन्शियस के बियॉन्ड की बातें हैं वो। समाधि में या तुरीय में सबकॉन्शियस जानने में इंटरेस्ट नहीं रहता। अरे अगर आप 10% है अपने शरीर में, तो 10% को जानना चाहिए या 90% को जानना चाहिए? हम सुपर कॉन्शियस को जाने या सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करें? लेकिन हम वही करते हैं जो हम चारों तरफ व्हाट्सएप पर देखते हैं। तो व्हाट्सएप की दुनिया से निकल के थोड़ा अपनी, पत्री जी का स्ट्रॉन्ग वर्ड, अपनी खोपड़ी का भी प्रयोग करना सीखें, अपने कॉन्सेंस को भी यूज करना सीखें। अंतर चेतना, अंतरात्मा की आवाज। हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यह पूछें। और जो शब्दों में जवाब आता है उसको छोड़ दें, वो माइंड का है। वो बातें जिसको आप बोल नहीं सकते, जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, वो असली आंसर है। वो बस जब कोई तैयार हो तो आपके प्रेजेंस में, आपकी नजर में वो समझ जाएगा, उसके भीतर भी खुलने लग जाएगा। शब्दों में व्यक्त करना, अभी बहुत कम लिटरेचर, बहुत कम बुक्स हैं जहां पर गामा कॉन्शियसनेस की बात अभी हो रही है। अभी धरती पर ये बहुत नया है।
हम अभी सबकॉन्शियस में ही लगे हुए हैं, और सबकॉन्शियस भी नहीं, मेडिकल साइंस तो सिर्फ ब्रेन में लगा हुआ है, और सब जगह मेडिकल साइंस की ही बातें होती है। डॉक्टर कोई है तो हमको लगता है फिर वो तो इंटेलेक्चुअल होगा, हो सकते हैं कुछ डॉक्टर हो भी सकते हैं, हम भी स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे वैसे ही डॉक्टर को बुलाते हैं जो थोड़े बहुत, क्योंकि पब्लिक उन्हीं को सुनेगी ना। अभी आत्म जागृति परिवार है तो डॉक्टर रंजन को सुन रहे हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे डॉक्टर रंजन को ही रोज कितना सुनेंगे। तो थोड़ा ढूंढते रहते हैं, अलग अलग जो लोग आते हैं उन लोगों को पता होगा, आया कीजिए, सुना कीजिए, कुछ कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे आए हैं। इनफैक्ट जो हमारे पहले स्पीकर आए डॉक्टर दीपक रानाडे 1.5 साल पहले, स्पीकिंग ट्री में उनका आर्टिकल अभी भी रेगुलर छपता है, आज भी उनका एक आर्टिकल आया, कॉन्शियसनेस इज नॉट ब्रेन, कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकेटेड इन द ब्रेन, दीपक रानाडे। स्पीक हमारे चैनल पे हमारे सबसे पहले स्पीकर यही है, द फर्स्ट स्पीकर। ये पुणे में एक न्यूरो सर्जन है। अभी जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम है ना, उसमें जो थोड़ा डीप काम कर रहे हैं, हम न्यूरो सर्जन है तो उसको समझ में आता है कि बहुत बार ऐसा डॉक्टर दीपक रानाडे ने अपने सेशन में बताया, इपिलेप्सी जो दौरे आते हैं मरीज, अब मेडिकल में कुछ इपिलेप्सी में ऐसा है कि ब्रेन के कुछ पार्ट को, फ्रंटल लोब को काट कर निकाल दो, और वो निकाल देते हैं, वो निकाल दिए फिर भी वो बंदा एकदम काम, अपने काम लायक जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है। तो साइलेंट लोब वो कहते हैं मेडिकल में। तो ब्रेन का पार्ट काट के निकाल दिया फिर भी इंसान ठीक से चल रहा है, तो हम ब्रेन पे डिपेंडेंट हैं क्या? लेकिन ये बातें बाहर नहीं है। वी आर नॉट ब्रेन, वी आर नॉट बॉडी। यस, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, बट नेवर थिंक दैट यू आर लिमिटेड टू बॉडी। शरीर नहीं भी रहेगा तो भी आप अभी अपने आप को जैसा फील कर रहे हैं, आंख बंद करने पे जो आप फील करते हैं अभी ध्यान में, जो आपको एहसास होता है, जो जो मृत्यु, सामाजिक रूप से जो मृत्यु को जानते हैं, उसके बाद भी आपका एहसास वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा भी कम नहीं होगा। डेथ इज नथिंग, ना जायते मृत्यते वा, ना जन्म है ना मृत्यु है। लेकिन हम डेथ के प्रति बहुत ज्यादा कंसर्न है। अगर डेथ की कुछ बात आती है तो रोने लगते हैं, अब तो चला चली की बेला आई, ऐसा बोलते हैं। कोई चला चली की बेला नहीं आई, कभी आप कहीं नहीं जाते, बस शरीर है और नहीं है। शरीर नहीं होने से कुछ कॉन्शियसनेस में फर्क नहीं पड़ जाता, बस आप मोबाइल फोन से नहीं फोन कर पाएंगे, लेकिन किसी के से बात करना है आप ड्रीम में आ सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत कर्मा होने चाहिए, अगर बिल्कुल कर्मा अकाउंट खाली है तो नहीं आ पाएंगे। एस्ट्रल सिटी मूवी में वो भी दिखाया गया है, अगर आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो है तो आप नहीं आ सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कर्मा है, थोड़े से भी अच्छा आपने ठीक ठाक सर्विस किया है, वॉलंटियरिंग किया है, प्रेम दिया है, तो आप किसी के भी ड्रीम में आ सकते हैं। कोई भी मुश्किल बात नहीं है किसी से बात करना। और अगर जिसके ड्रीम में आप आ रहे हैं, अगर वो ध्यानी है तो वो भी रिकॉग्नाइज कर लेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब थोड़े से हम विकसित होंगे, डेथ कोई डर का सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा। अगर मानवता जब विकसित होगी, ये जो भी कह रहे हैं 5D आएगा और 6D आएगा, जो भी आएगा ना, वो डेथ का डर नहीं रहेगा। एक बात तो ये पक्की है। तो हम समझें चेतना को और मृत्यु को। हम लाइफ रिव्यू कैसे करते हैं? जो लाइफ रिव्यू तक पहुंच गए, कैसे होता है लाइफ रिव्यू? अगर आपको आज लाइफ रिव्यू करना है तो आज आप खुद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्या क्या अपनी जिंदगी के मेन इमोशनल मोमेंट्स लिखिए। और आज जब आपके पास आध्यात्मिक समझ है
तो कोई जो पास्ट के मोमेंट्स हैं, आप देखें क्या कोई ऐसा है जिसमें आप बदलाव, अगर आज के हिसाब से आप जिए, आज से 10 साल पहले आपकी नौकरी लगी, आज जो आपके इस पास स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसी नौकरी में आपको लेना हो तो आप कैसे बिहेव करते? आज से 20 साल पहले अगर आपके जीवन में कुछ हुआ और आप कुछ डिस्टर्ब हुए, आज आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के रहते हुए अगर डिस्टर्बेंस होता तो आप कैसे करते? अगर हम उस तरह से ना, अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं तो जो हमारा मनोमय कोश है वो बदल जाता है, चिंतन अगर ठीक से करते हैं तो इसलिए बासार ने कहा यू कैन चेंज योर पास्ट। लिटरली देखा जाए तो ये बात असंभव लगेगी, बट यू कैन चेंज योर मेमोरी। जो पास्ट की जो मेमोरी आपके मनोमय कोश में है, उसने ये ठीक किया, उसने ये ठीक नहीं किया, वो अनटच्ड चैप्टर है तो बदलाव नहीं हो। लेकिन आपको बात समझ में आ रही है तो पास्ट का चैप्टर खोलिए, फ्रेश लिविंग विद लेटेस्ट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर नॉट ए ब्रेन, यू आर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, यू आर इटर्नल कॉन्शियसनेस। तो फिर आप कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे गिफ्ट्स का एक्सचेंज करेंगे? हमने किसी को गिफ्ट दिया, हमने जैसा गिफ्ट दिया वैसा गिफ्ट नहीं मिला तो हम उदास हो गए, और कोई बात को फिर कितने लोग कई सालों तक पकड़े रहते हैं, अरे वो तो पर्सन बहुत सेल्फिश है। वो सेल्फिश है वो अलग बात है, आपने अपने मन में सोच लिया है तो आप अपना मनोमय कोष खराब कर रहे हैं। न्यूट्रल रहना सीखिए, प्यार देना सीखिए। There is one good book by Marshall Rosenberg, NVC, Non-Violent Communication। थोड़ा इम्पैथी रखें, थोड़ा बिगर पिक्चर थोड़ा देखना सीखें कि वो किस लाइफ में किस अनुभव से गुजर रहा है। हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं, उसने क्या किया। अरे उसके घर के, अगर आप उसकी इमोशनल स्टेट को समझेंगे, उसके लाइफ के दूसरे स्टेट को समझेंगे, तो आप भी वैसा ही करेंगे जैसा उसने किया। जो भी जहां जहां भी जजमेंट आता है ना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, अगर आपको उस जगह पर रख दिया जाए, बहुत संभावना है, 99% संभावना है कि आप भी वैसा ही करते। जज करना इजी है, प्रेम देना सीखना है। अनकंडीशनल लव, दैट इज द वे टू इंटर इन गामा। एस्ट्रल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड तभी खुलता है जब तक हम बिजनेस करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, हम इसी रियलिटी में रहेंगे। कॉन्शियसनेस को हम समझें, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, और इसका जवाब किताबों में मत ढूंढे, किताबों में है नहीं, अपने अनुभव में ढूंढे, और जो अंडरस्टैंडिंग आए उससे जीवन जिए। आप ध्यान में 1 घंटे बैठे या 3 घंटे बैठे, अगर आप अपने सवाल पूछ रहे हैं स्वयं से और वो अंडरस्टैंडिंग बदल रही है, तभी आगे आप बढ़ रहे हैं। पहले आप मानते थे अपने आप को शरीर, 4 घंटे बैठने के बाद भी अगर आप अपने आप को मानते हैं शरीर, तो फिर कोई बदलाव नहीं आया। यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर नॉट ए ब्रेन। आपको अलग अलग तरफ बातें सुनाई देंगी। ब्रेन कॉन्शियसनेस का माध्यम है, ब्रेन माइंड का माध्यम है, ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन।
कोमा में होता है तो भी इवेन अलेक्जेंडर पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस लेता है। एक न्यूरोसर्जन है जो 8 दिन कोमा में रहा। मेडिकल साइंस वाले बोलेंगे वो हेलुसिनेशन। इट इज नॉट हेलुसिनेशन, इट इज एक्सपीरियंस। वैसा एक्सपीरियंस जिसके लिए अभी हमारे पास राइट प्लेस नहीं है। अभी वो हमने सेक्शन ही नहीं खोला है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कैसी होती है। छिटपुट कहीं पे बातें हो रही हैं, हमारी एक्सपीरियंशियल बातें। डेथ एक्सपीरियंस में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी होती है कि हम अपने वैसे पेरेंट्स, वैसे रिलेटिव से मिलते हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन की ही शेयरिंग है। डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन नियर डेथ एक्सपीरियंस के रिसर्चर है। तो एक बताते हैं कि एक बार एक लड़के को मेनिंजाइटिस हुआ और 36 घंटे के लिए कोमा में चला गया। जब कोमा में, और उसके पेरेंट्स पूरे बैठे रहे उसके पास, उसके फादर, जब वो होश में आया तो बोलता है कि मुझे ना दीदी मिली और फिर वो बोली कि नहीं तुम्हारा समय नहीं है, तुम जाओ। तो बोला क्या बात कर रहे हो, वो दीदी तो वहां पे हॉस्टल में रह रही है। अब वो बच्चा ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया, तो वो वहां पे छोड़ा अपना हॉस्पिटल को। वो बाहर निकल के गया अपनी बेटी को फोन करने। तो पता चला कि उसके हॉस्टल वाले उसको कई घंटे से फोन करने के लिए परेशान हो रहे हैं। उसका एक्सीडेंट हो गया और कुछ घंटे पहले वो मर गई। अब ये ऐसा बात है, अब उसको बच्चे को कैसे पता चला, लेकिन वो हुआ। अब ये डॉक्यूमेंटेड है। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में ऐसे स्टोरी के लिए कोई जगह नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर, प्रूफ ऑफ हेवन किताब है उनकी। वो अडॉप्टेड चाइल्ड थे। उनके फादर भी न्यूरोसर्जन थे, लेकिन वो उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, उन्हें अडॉप्ट किया गया था। इवेन अलेक्जेंडर जब अदर साइड में जाते हैं तो वहां पे उनको एक लड़की मिलती है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि वो लड़की से, उस लड़की से लव एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन बट इट वाज नॉट ए रोमांटिक लव। 8 दिन फिजिकल अर्थ लाइफ में 8 दिन होकर वो वापस आ गए। अब पता नहीं कि वो लड़की कौन है। जब इधर वापस आ गए हैं, जब वो अपने घर आ गए, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि उनके बेटे ने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट निकला कि जिसमें अपने फैमिली की जेनियोलॉजी लिखनी है। पेरेंट्स, अंकल और अलग अलग कौन कहाँ पर हैं, क्या है। तो बोलता है मैं तो अडॉप्टेड हूं, मुझे तो ज्यादा पता नहीं। तो बोला अरे फादर यू डोंट, पापा यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स इम्पोर्टेंट। आप जाओ वहां पर जहां पर आपका अडॉप्शन हुआ था, आपको निकालो अपना डिटेल। तो ये अनमने मन से चला जाता है वहां पर, क्योंकि पॉलिसी तो है नहीं जनरली कि बताया जाए। वैसे कई साल हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां पे वो लिख के छोड़ आता है कि आई वॉन्ट टू मीट माई पेरेंट। फिर अच्छी बात रहती है कि उसको अपने पेरेंट्स से, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलता है। और फिर वहां पे उसे पता चलता है इवेन अलेक्जेंडर को कि उसकी जो माँ है, जो बायोलॉजिकल मदर है, उसकी एक डॉटर एक्सपायर हो चुकी है। और उसका फोटो देखा तो ये वही लड़की थी।
जो अदर साइड में उसको मिली, मतलब उसकी अपनी सिस्टर, मतलब अपनी बायोलॉजिकल मदर से सिस्टर, लेकिन उसको वो फिजिकल लाइफ में मिला नहीं, लेकिन अदर साइड में मिली वो। अब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन इस पर स्टैंडर्ड रूप से कहीं बात नहीं हो रही है। हमें समझने की जरूरत है, वी डोंट डाई, एंड द कनेक्शन विद द फैमिली, कनेक्शन विद द सोल ग्रुप इज इटर्नल, इज वास्ट। वो कनेक्शन चलता रहेगा जब तक आपका सोल, आपका पर्पस और सोल ग्रुप का पर्पस, जो गामा कॉन्शियसनेस की बात है, उसमें अब हमारा पर्सनल पर्पस तो होता ही है, हमारे सोल ग्रुप का भी पर्पस होता है। 7 souls स्टार्ट जर्नी टुगेदर। जब तक वो सोल ग्रुप का पर्पस फुलफिल नहीं होगा, तब तक वो कार्मिक कनेक्शन बना रहेगा। जब तक वो सातों इनलाइटनों के मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक स्पिरिट गाइड के रूप में कोई ना कोई सुपरवाइज करता रहेगा। चाहे आप कहीं कोई भी देश में, किसी भी धर्म में, किसी भी जेंडर में जन्म ले, तो ये जो कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है, उसको हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, डॉक्टर ब्रायन वाइस की वजह से, रॉबर्ट स्वार्ट्ज योर सोल्स प्लान की वजह से, लेकिन ये बहुत थोड़ा है, बहुत बहुत कम है। हम थोड़ा अपना ढूंढना पता करें। तो पहले तो अपना पर्सनल पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढें, क्या मेरे मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। फिर आपको अपना सोल ग्रुप भी पता चलेगा, और सोल ग्रुप का पर्पस भी पता चलेगा, अपना ओवर सेल्फ भी पता चलेगा, पूर्णात्मा, बहुत कुछ। 90% लाइफ में, अगर हम शरीर में 10% में हैं, तो 90% लाइफ में बहुत कुछ। तो अभी हम 10% को भी, शरीर के तल पे हम क्या क्या हम जानना है, जानने लायक है, अभी हमें कितना पता। तो 90% तो और बहुत बड़ी बात है। तो ये एक दिन में हो नहीं सकता, और क्या कहते हैं, जब तक हम तैयार पूरी तरह तब तक हो भी नहीं सकता। मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ कि थोड़ा सा हम इस ढंग से सोचना सीखें, ढूंढना सीखें, खोलना सीखें, खुलने के लिए तैयार रहें। अगर हम पूछते हैं तो स्पिरिट गाइड की तरफ से, हमारी हायर सेल्फ की तरफ से खुलेगा। कोई कंडीशनिंग लेकर ना बैठे, अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग कंडीशनिंग से दिक्कत हो जाती है। बहुत सारी सोशल मोरालिटी की बातें, सोशल जो अर्थ अभी अभी आपके परिवार में, आपके धर्म में जो बातें सोचते हैं आप, वो थोड़ा चलता है इटर्निटी में। इटर्निटी में क्या कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, हम रिलेटिव ट्रूथ को जानते हैं। ये ठीक है, ये अच्छा है, एब्सोल्यूट ट्रूथ को हमें जानने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि कुछ आपको सोचने का ढंग शुरू हुआ होगा। किन्हीं के पास कोई सवाल हो, रिलेवेंट सवाल, तो पूछ सकते हैं, हम बात डिस्कस कर सकते हैं। बोलने को, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी यहाँ पर पहुंच दिया जाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अलग अलग रिलेटेड टॉपिक्स को, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया आज। और जैसा आपने बोला, थोड़ा थोड़ा सा बताया कि अगर हम उन पे चिंतन करें तो हमें थोड़ा और समझ में आएगा। चिंतन करने के लिए हमें किस तरह से चिंतन करना है, वो पॉइंटर जो बताए गए, उसको थोड़ा हम ध्यान में रख लें। अगर कुछ याद रहा, 1 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आप बोल सकते हो समीहा, या कोई और बोल सकते हैं। क्या हमें करना है, जो हम खुला शुरू होगा।
या कोई भी बोलना चाहे, कोई जरूरी नहीं है कि समीहा को होस्ट है तो ही मत बोले, कोई भी बोल सकता है, कोई भी। थोड़ा सा सबसे पहले तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज मेडिटेशन। यस। अगर आपके जीवन में 1 घंटे या 2 घंटे स्वाध्याय आ गया है तो 3 घंटे और 5 घंटे पे जाने से पहले स्वाध्याय को लाएं, बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अहंकार भी आता है, मैं तो 3 घंटे ध्यान में बैठती हूँ। ये अहंकार बहुत हमें स्लो करता है। आध्यात्मिक लोगों के पास अहंकार बहुत होता है, सूक्ष्म अहंकार। जी अनुपमा जी। सर अनकंडीशनल लव देना है, तब हम थोड़ा खुल हाँ, पाएंगे। लव टू एवरीवन, ये नहीं कि जान पहचान का पर्सन है तो ही लव देंगे, बायोलॉजिकल फैमिली है तो ही लव देंगे। लव टू एवरीवन, ये आत्म जागृति ग्रुप ग्रेटर नोएडा का है। आइए सफदरजंग एन्क्लेव में मिलिए परिनिर्वाणा पिरामिड फैमिली से, आपको पता चलेगा क्या लव फॉर ह्यूमैनिटी होता है। उस पिरामिड को चलाने वाले, संभालने वाले जो लोग हैं, जो फैमिली है, देखिए किस ढंग से, कितने ओपनली, कितने ओपन हार्ट से सबका वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ अवेलेबल है जो दिल्ली एनसीआर में। वो शास्त्री फैमिली, उनकी बात कर रहे हैं आप? सफदरजंग एन्क्लेव में तो उन्हीं का। ऑब्वियसली बिना नाम लिए उनकी बात कर रहे हैं, उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं। वो हैदराबाद गए हैं, कल की बात है, और पिरामिड ओपन है, जो कोई भी आके ध्यान में बैठ सकता है। दिल्ली शहर में ऐसा बिहेवियर बहुतों की कल्पना से बाहर है। लोगों को तो डर आएगा। तो हम स्पिरिचुअल लोगों की संगति में रहें। जो भी हमको पता चलता है नॉलेजेबल पर्सन है, सज्जन सांगत्य जरूरी है। हम सिर्फ आंख बंद करके बैठेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। आई एम डिस्करेजिंग सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि सिर्फ अहंकार बढ़ता है उससे। बहुत आंख बंद करके बैठने वालों को देखा है, देख रहे हैं 15 साल से। जी कल्पेश जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। स्वाध्याय अभी बोला, स्वाध्याय और जो अनकंडीशनल लव, वो सुबह के सेशन में भी बोल रहा था और अभी भी है। वो उसमें क्या होता है? अनकंडीशनल लव तो होता ही नहीं है। मतलब वो उसमें अपने सामने वाले को नहीं ऐसे हो सकता है। वो कैसे होता है बताओ। अंजू जी जवाब देंगे आप इसका? कोटि 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 प्रणाम सर, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मन में जो बात चल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे मन में ये चल रहा है कि एक तो स्वाध्याय करें, दूसरा अपने मन से घृणा, डर, ईर्ष्या को जब हम शांत कर लेंगे तो ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो ही हमारा मन शांत होगा, तो हम इस चीज में आएंगे, तभी चिंतन कर पाएंगे। जब तक मन में डर भय रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे मन में ये बात चल रही थी तो मैंने रख दी कि जब तक पहले मन शांत हो जाएगा इन चीजों से, ईर्ष्या, हम एक दूसरे से घृणा, मतलब चंचल मन को जब हम शांत कर लेंगे तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। ये मेरे मन में बात आई है।
नहीं, चिंतन इन्होंने भी तभी होगा। जो सवाल पूछा अनकंडीशनल लव क्या होता है? सर मैं बताऊं, अगर हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो जब हमारे अंदर खुद इतना प्यार भर जाएगा तब हम औरों को भी बांट पाएंगे। ठीक है, ये तो आपने कंडीशनिंग तैयारी बताई कि हम अनकंडीशनल लव कैसे कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव क्या है, सवाल वो है उनका। सर जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगला भी तो प्रेम नहीं कर रहा, बिना तब भी आप प्रेम कंडीशन के। कर रहे हैं। अरे वो तो शब्द को ही आप बोल रहे हैं, अनकंडीशनल यानी जिसे कंडीशन नहीं है। अरे है क्या वो? सर किसी की कोई मन में कोई चाह ना रखते हुए किसी को अपना बना लेना, किसी भी चीज की मतलब चाह नहीं मन में हो। कंडीशंस के बिना expectation from चलिए anyone. मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे बहुत पेरेंट्स हैं, माएँ हैं। आप अपने बच्चे को जितना प्यार देते हैं, अपने पड़ोसी के बच्चे को भी आप उतना प्यार अगर दे सकते हैं तो ये अनकंडीशनल लव है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। उतना ही प्यार। आप अपने बायोलॉजिकल फैमिली को जितना केयर करते हैं, अगर कोई पड़ोसी का बात है तब भी आप उतना ही अगर केयर करते हैं, तब वो अनकंडीशनल लव है। कंडीशन, अलग अलग कंडीशन लगा के हम हिसाब किताब लगा के ना नहीं दें, न्यौछावर कर दें। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए देने के लिए। चलिए जितना हो सकता है उतना कीजिए, उतना दीजिए। और स्वाध्याय में क्या होता है सर? ये स्वाध्याय कैसे होता है? रामायण के शो में आके पूछ रहे हैं सीता कौन है। बताइए, कोई और बताइए। बुक्स रीडिंग, रीडिंग, कोई ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट बुक पढ़नी, किसी भी किस अच्छे संगति में बैठना, उनसे कुछ अच्छी बात लेना, स्वाध्याय। सभी कुछ जरूरी है, जैसा सर कह रहे कि हमारा एक शरीर होता है, तो शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ध्यान और खाना, पौष्टिक खाना खाना ये जरूरी है। फिर हमारे पास एक मन भी है, तो मन को साफ रखने के लिए हमें मनन चिंतन करना है। उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है कि हमें नई नई बातें पता चले। फिर हम और जैसे जैसे और अपने सूक्ष्म रूप देखते हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए ध्यान की जो ऊर्जा है वो चाहिए। मनोमय शरीर को और अच्छा करने के लिए हमें और समझ आनी चाहिए, इंसाइट, इंट्यूशन वो डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें जो भी है, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, इनमें से कोई एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ करना है थोड़ा थोड़ा, हर दिन सब कुछ करना है थोड़ा थोड़ा। और फिर जो आपने प्रश्न पूछा कि अनकंडीशनल लव क्या है, ये प्रश्न तो जिंदगी भर रहेगा और ये हमें अपने आप से ही पूछते रहना है, हमेशा पूछते रहना है, मैं कौन हूँ। ये जैसे हम भी पूछ रहे हैं, सौरभ सर भी अपने आप से पूछते होंगे, उनका वो अलग स्थिति से पूछते होंगे, हम अलग स्थिति से पूछ रहे हैं, बट ये तो प्रश्न हमें आजीवन हमारे साथ रहेंगे और इनके उत्तर बदलते रहेंगे। मगर ये सारी चीजें जो है, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये सब हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो अपने आप हमें धीरे धीरे एक एक कड़ी खुलती रहेगी और थोड़ा थोड़ा कुछ पता चलता रहेगा। तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है साथ में करना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, फाइन। अगर आपके नीरू जी का सवाल हैंड रेज हुआ है। जी नीरू जी पूछिए। यस सर, एक मिनट सर मेरी एक्चुअली मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। रश्मि दीदी और सुकृत क्लोज कर देंगे। सभी लोग हैं यहाँ पे, रेखा मैम भी है, लीना मैम भी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी नीरू मैम। हाँ जी, नमस्ते सर। आत्म बंधन। मैं ये बता रही थी कि अनकंडीशनल लव वो होता है जैसा हम अपने से चाहते हैं, भाई हम अपने जो परिवार वालों से प्रेम करें, वैसा हम जो थर्ड पर्सन होता है उससे भी वैसा करें, तब है कि वो अनकंडीशनल लव है। किसी तो चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, हमें जानता हो चाहे नहीं जानता हो सर,
उसके लिए हम इतनी अंदर से प्रेयर करें कि वो भी मतलब उसको अगर कोई तकलीफ है तो वो भी ठीक हो जाए। जैसे कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, वो चीज को अपनाएंगे तो वो अनकंडीशनल लव है सर। लक्ष्मी जी। नमस्कार सर, आत्मवंदन। मुझे तो ऐसा लगता है आपका कोई भी सेशन ना छोड़ूं सर। हम मेरे को ये थोड़ा समझना है कि इंट्यूशन को कैसे फॉलो करें, कैसे पता चले हमको कैसे इंट्यूशन आ रही है। अपने मेडिटेशन विजन को और अपने ड्रीम्स को आप लिखना शुरू करें। ड्रीम को लिखें। जो इंट्यूशन है वो एक डिवाइन गाइडेंस है, और डिवाइन गाइडेंस सिर्फ इंट्यूशन से नहीं आता, ड्रीम से भी आता है। सिंक्रोनिसिटी, जो आप सोच रहे हो और वही चीज कहीं दिख जाए, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। ओके। तो इंट्यूशन जो है वो शून्य मन में होता है। जितने आप खाली होंगे मन से, उतना स्पष्ट होता जाएगा। क्या कहा सर आपने? आपको जो दिख जाए, जो आप कहीं कुछ सोच रहे हो वही कहीं दिख जाए, अच्छा, उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। जो दिख जाए, जो सोच रहे हैं, जो उसी से हमको इंट्यूशन मिलता है। जो हम सोच रहे हैं और हमको वही सपने में दिख जाए। सर सपने तो मेरे को दिखते हैं, इंट्यूशन ये ध्यान में तो कम दिखता है, सपनों में दिखता है, लेकिन मेरे को याद नहीं रहता सर। लिखना शुरू कीजिए, लिखने की तैयारी रखिए, कॉपी पेन तकिए के पास रख के सोएं, जगने के बाद तुरंत लिखें। जब आप लिखेंगे ओके, तो आपको अधिक याद रहेगा, और फिर आप उसकी मीनिंग भी पकड़ते जाएंगे, अपने आप समझ में आता जाएगा। रंजन सर, एक बात और, जैसे कई बार रात को हम सोते हैं तो कई बार कुछ ऐसे अंदर से मीनिंग्स आते हैं कि कई बार डिफरेंट से होते हैं, फिर कई बार तो लिखने पड़ते हैं कि ये भूल जाऊंगी मैं रात तो को। लिखिए उसको फिर। हाँ, ये 1:30 बजे मैं टाइम देखूंगी, अरे फिर सोचती टाइम हूँ मत देखिए, टाइम मत देखिए, बस लिखिए। ओ एग्जैक्ट, बस ठीक है। मेरे मन में तो ये बहुत दिन का क्वेश्चन चल रहा था, आज मेरा क्लियर हुआ है। आपने कुछ मतलब अभी चल रहा है, कुछ और भी चल रहा है अंदर, ये मेरे क्लियर हो गई बात। मैं उठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि लाइट ऑन करूं, उठ जाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी वीकनेस समझ लो, मेरे पास कागज होता है, पेपर पड़ा होता है, मैं ना उसको रात को अंधेरे में ही लिख लेती हूँ, तो सुबह देखती हूँ। ये मैं जरूर करती हूँ जैसे, फिर वो मेरा खो जाता है, ये मेरी गलती है। हाँ, तो कॉपी रखिए, नोटबुक रखिए। जी जी जी। और आप मोबाइल में ये भी कर सकते हैं कि आप ऑडियो नोट बना लें। जी ठीक है, वॉइस मैसेज। ओके सर, ये बहुत अच्छा है। ओ आज तो ऊपर से ही आंसर आया सच में। मतलब कहते हैं ना सर, एक बात बोलूं, थैंक यू गुड़ सो मच। खाया उसका मैं जवाब नहीं दे पा रही, आप समझ गए होगे मेरी बात। मैंने गुड़ को चखा, मैं उसका आंसर जैसे दे नहीं पा रही। आज मेरे को अंदर से बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। थैंक यू सो मच रंजन सर, थैंक यू। ओके सर, एक बार मैंने ना सर, सुन रहे हैं सर आप? हाँ बोलिए। सर मैंने एक बार 376 ये नंबर देखा, ये क्या नंबर हो सकता है? मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, सॉरी। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा एंजेलिक नंबर। रेखा जी, क्योंकि सर मैंने भी एक बार देखा था
तो फिर मैंने गूगल पे एक बार सर्च किया तो फिर मुझे उसका मीनिंग पता चला। और एक बार हमारी क्लास भी हुई थी इसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर। ठीक है, ओके। गूगल पर क्या देखेंगे मैम? बोलेंगे ना हेलो मैम, गूगल, गूगल में एंजलिक क्या? नंबर। हाँ जी, एंजेलिक नंबर, हाँ जी। एंजेलिक नंबर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चले गए सर? नहीं है अभी है सर। सर चले गए। नहीं चलो स्टार्ट। सर आपके साथ इतना लगाव है कि ऐसा लगता है आपका लेक्चर सुनते ही रहे, आप जाए नहीं कहीं। सर चले गए हैं। ओके, थैंक यू प्रज्ञा मैम, बहुत बहुत थैंक्स। प्रज्ञा मैम है नहीं, प्रज्ञा मैम हैदराबाद गई हुई है इस समय। अच्छा, प्रज्ञा मैम नहीं है। ओके नहीं। ओके ओके, मेरे को पता नहीं, मैंने बीच में ज्वाइन किया, मैं कुछ और कर रही थी तो अचानक याद आया कि रंजन सर आने वाले हैं, तो मैंने जल्दी से ज्वाइन किया।